नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम मस्ती की पाठशाला में विकास सर है। तो आज हम सब देखने वाले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो गया। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब तक हमने देखा था कि डुबेलियर जी ने कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है और एटॉमिक मास के बेसिस पे ट्राइड्स एंड ऑल वो सब हमने ऑलरेडी देखा। तो आज हम देखते हैं न्यूलैंड जी ने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया। अब अगर हम न्यूलैंड जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न्यूलैंड जी को म्यूजिक से थोड़ा बहुत रिलेशन था या फिर उन्हें इंटरेस्ट था, बिकॉज उन्होंने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो उन्होंने म्यूजिक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सब जानते हैं म्यूजिक के 7 सुर होते हैं, डिफरेंट सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, एंड देन अगेन द फर्स्ट सुर इज गेटिंग रिपीटेड, दैट इज व्हाट सा। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। यही सेम लॉजिक को किस तरह से न्यूलैंड जी ने अपने इस अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज किया बहुत ही ब्यूटीफुली। तो उसको हम आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the year 1866, Newland arranged the elements known at that time in an increasing order of the atomic mass, जो कि डुबेलियर जी ने भी कहीं ना कहीं किया था। तो न्यूलैंड जी ने भी कुछ वैसा ही किया, उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये चीज हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की है। तो 1866 में न्यूलैंड जी ने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास। It started with the lightest element hydrogen and ended up with thorium। तो उन्होंने जब अरेंज करना स्टार्ट किया तो उनको भी पता था, हमें भी पता है कि हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटॉम है, तो उसको सबसे पहले ही रखा। और सबसे हैवी एटॉम उस समय जो डिस्कवर किया गया था टिल दैट डेट, यानी कि थोरियम, उसको उन्होंने सबसे लास्ट में प्लेस किया, जो कि बहुत कॉमन अरेंजमेंट था अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते तो इन द ईयर 1866। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, he found that every 8 element had properties similar to those of the first। अब यहाँ पे वो चीज आई जिसको हम लोग म्यूजिक से रिलेट कर सकते हैं। मतलब हर 8वां एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फिफ्थ, सेवेंथ के गैप या जो 8वां एलिमेंट होगा वो कहीं ना कहीं रिसेंबल करेगा किसको, फर्स्ट एलिमेंट। मतलब फर्स्ट एलिमेंट और एक जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सेम होंगी। और यही सेम जो ट्रिक है, जो लॉजिक है, वो म्यूजिक में भी काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सा रे गा मा पा धा नी, एंड देन अगेन सा आता है जो 8वां नोट है वो फर्स्ट नोट से रिलेट करता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको नाम दिया ऑक्टेट्स करके। देखते हैं आगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका वो टेबल है, इसको हम अभी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम और लिथियम में आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे है लिथियम, यहाँ पे लिथियम है, और लिथियम से 8वां एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि सोडियम। Na यानी मींस व्हाट, सोडियम। मतलब लिथियम और सोडियम के बीच में 8 एलिमेंट्स का गैप है। और कमाल की बात यह है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम इज सेम। जो किसने फाइंड आउट किया, न्यूलैंड जी ने उसको फाइंड आउट किया कि जैसे म्यूजिक में फर्स्ट और 8 एलिमेंट जो होता है उसका प्रॉपर्टीज सेम होता है, उसी तरह इन एलिमेंट्स का भी हर 8वां एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैग्नीशियम शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी विद बेरिलियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और बेरिलियम में दोनों एक ही ग्रुप में है, बिकॉज दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसे न्यूलैंड जी का कहना था। सिमिलरली वी विल सी क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन के भी प्रॉपर्टीज सेम है ना। तो ये चीज उनके क्लिक हुआ और उन्होंने इसको अरेंज किया। तो फिर उसके बाद क्या, न्यूलैंड कंपेयर्ड द सिमिलरिटीज विद द ऑक्टेट्स और इन द म्यूजिक। तो उन्होंने सिमिलरिटी को किससे मैच किया कि ये ऐसा लॉजिक तो म्यूजिक में भी होता है। म्यूजिक में भी हर 8वां जो सुर है वो क्या होता है, पहले से रिलेट करता है, साथ साथ रिलेट करता है। तो यही लॉजिक उन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई किया और उसको नाम दिया, he called the similarity observed in A and the first element as the law of what, octaves। ऑक्टेट्स मींस व्हाट, सुर है ना, जैसे हम सुर बोलते हैं ना, वैसे वो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, ऑक्टेट। अच्छा, एक चीज आप और नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे इंडियन क्लासिकल सिंगिंग अगर हम बोलते हैं, हमारे इंडियन स्कूल में हम लोग उसे सा रे गा मा पा धा नी सा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसी तरह वेस्टर्न देश कोई भी हो,
कोई भी कहीं पे भी आप चलेंगे बेसिक चीज ऑलवेज रिमेंस सेम। यहाँ पे भी 7 सुर है, बाहर भी 7 सुर है, वेस्टर्न म्यूजिक में भी 7 सुर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डो रे मी फा सो ला टी। तो ये उनके लैंग्वेज में था, वेस्टर्न लैंग्वेज में। और हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है, सा रे गा मा पा धा नी एंड देन अगेन सा। तो ये चीज उनको समझ में आई, इसलिए उन्होंने उनके अरेंजमेंट को क्या नाम दिया, ऑक्टेट्स, यानी कि सुर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ पे भी टेबल आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया एलिमेंट्स का, और एक ग्रुप में उस एलिमेंट्स को रखा जिनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। नेक्स्ट ग्रुप में भी उन्होंने उस एलिमेंट्स को रखा जिनके प्रॉपर्टीज सेम है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यहाँ पे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना। यहाँ पे भी देखिए बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस था, जैसे हमने डोबेनियर जी के केस में भी देखा था। तो वो लिमिटेशंस क्या थे, क्या प्रॉब्लम, क्या कमियां रह गई इनके टेबल में, वो अब हम लोग देख रहे हैं। तो लिमिटेशंस देखते हैं न्यूलैंड जी के टेबल का, एंड दैट वाज सबसे पहला लिमिटेशन जो था कि उनका ये जो लॉजिक था कि हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिसेंबल करेगा, उसके प्रॉपर्टीज सेम होंगे। ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्रूव हो रहा था, या फिर कैल्शियम तक ही काम कर रहा था। उसके बाद ये लॉजिक वर्क नहीं कर रहा था उतना प्रॉपर्ली, कैल्शियम तक ही ये लॉजिक एकदम परफेक्टली सेट हो रहा था। उसके बाद देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वी है कैल्शियम तक ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दिस इज ओके। बट यहाँ से वो लॉजिक क्या हो गया, इनका लॉजिक फेल हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इसके प्रॉपर्टीज इन दोनों के प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं हो रहे, जो कि होना चाहिए था एज पर द रूल कन्वेंट बाय न्यूलैंड जी ने जो रूल बताया था, जो लॉजिक बताया था, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, बट वो हो नहीं रहा था। तो उनका लॉजिक सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वर्क कर रहा था। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनके लॉजिक का। उसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स ईच इन सेम बॉक्स टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल। अब न्यूलैंड जी के ऊपर एक प्रेशर क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स तब तक लोग थे वो सबको उन्हें अरेंज करने था, अदरवाइज दोनों के टेबल को अप्रूव ही नहीं करते, मानते ही नहीं। तो उन्होंने उसको अरेंज करने के लिए, जिसको मतलब हम कह सकते हैं जबरदस्ती सेट करने के लिए, कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने दो एलिमेंट्स को साथ में प्लेस किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोबाल्ट एंड निकल को प्लेस किया, यहाँ पे Ca एंड Na को प्लेस किया। तो ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन हो सकता है कि नहीं हो पा रहा था, क्लिक नहीं हो रहा था, तो उनको मजबूरन एक ही प्लेस पे 2 एलिमेंट्स को सेट करना पड़ा। बट दिस वाज लाइक एक लिमिटेशन, एक डिमेरिट बोल सकते हैं, हमें कमी बोल सकते हैं उनके टेबल की, जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। आगे देखते हैं, moreover he placed some elements with different properties under the same node in the octet। अब ये प्रॉब्लम क्या होगी कि उन्होंने क्या कहा कि जब तक प्रॉपर्टी सेम होगी दे विल बी अरेंज्ड इन द सेम ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पे देखा भी कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज सेम है, तो इनको सेम ग्रुप में रखा गया, दैट इज व्हाट रे। दोनों में ही रे बोलते हैं, तो उसको रे के ग्रुप में रखा गया, दैट इज कंप्लीटली ओके। बट कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो उन्होंने कॉपर दे आर व्हाट मेटल्स, लेकिन उन्होंने उसको कहां पे प्लेस किया है, डो में। डो मींस व्हाट, फर्स्ट वाले टेबल में जो हैलोजेंस के साथ है, जैसे क्लोरीन एंड क्लोरीन आर व्हाट हैलोजेंस। लेकिन उसी ग्रुप में उन्होंने किसको रखा है, कॉपर, जो कि मेटल है। दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली अलग है, लेकिन उन्होंने उसको सेम ग्रुप में प्लेस किया, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स, जिसको लास्ट वाले ग्रुप यानी कि टाई ग्रुप में रखा है ना। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक चीज ऐसी रखी कि जो मेटल है, यानी कि फेरस आयरन को उन्होंने उसके साथ रख दिया। लेकिन ऑक्सीजन सल्फर तो नॉन मेटल है, तो उसके साथ मेटल कैसे सेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो हम ऐसे दो एलिमेंट्स को साथ में कैसे प्लेस कर सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये भी एक ड्रॉबैक न्यूलैंड के टेबल में लोगों के सामने आया। तो कहीं ना कहीं उनके टेबल को भी लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। तो और एक प्रॉब्लम क्या था कि न्यूलैंड जी के टेबल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि अगर कोई नया एलिमेंट अगर बाय चांस डिस्कवर होता है, जो सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं और बहुत सारे एलिमेंट्स आगे चल के पता चलेंगे, तो उन एलिमेंट्स को कहां पर कैसे सेट किया जाएगा, कोई वैकेंट स्पेस नहीं था, कोई अरेंजमेंट नहीं था कि उन एलिमेंट को कैसे इनके टेबल में सेट किया जाएगा। इसलिए भी इनके टेबल को मतलब लोगों ने अप्रूव नहीं किया। तो दिस वाज सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ इजी एंड इम्पोर्टेंट एंड तब जाके कहीं पे आए
the greatest actually one of the greatest person that is what Mendeleev जी ने कमाल का इन्वेंशन किया तो क्या और he was like we can say he was the very first person to classify the elements एंड कमाल की बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही क्लासिफिकेशन नहीं किया, he classified all the known elements till date। मतलब जब वो टेबल का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे उन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बाय मेंडलीव जी की जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे ही खत्म नहीं होती और भी कमाल के उन्होंने काम किए जो हम लोग अभी देखने वाले। तो चलिए देखते हैं मेंडलीव जी ने टेबल का आगे शुरू किया इन द ईयर 1869 और खत्म किया 1872। इन्होंने टेबल्स एलिमेंट्स को पढ़ा और सब कुछ रिसर्च किया है। उन्होंने ये पूरा काम 3 साल के बीच में किया 1869 टू 1872। ठीक है, जब मेंडलीव जी एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने फाउंडेशन बेसिस वही लिया जो लोबेनियस जी ने और न्यूलैंड जी ने लिया था। जैसे हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर वो लोग गलत साबित हुए तो उनके बारे में हम क्यों पढ़े, हम इसलिए पढ़े क्योंकि उनकी गलतियों से आगे के लोगों ने सीखा। अभी बेस तो सेम था, लोबेनियस जी ने भी एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया था, न्यूलैंड जी ने भी एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया था एंड मेंडलीव जी ने भी एटॉमिक मास को ही बेसिस बनाया और उसके बेसिस पे ही एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया एंड वी अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट जो उस समय तक दुनिया को मालूम थे। ठीक है, then it transformed this into a periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties of this element। पहले तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स का लिस्ट बनाया, फिर उसको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, सबको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के हिसाब से सेट कर दिया। नाउ तो क्वेश्चन ये आया कि कौन से एलिमेंट को कौन से कॉलम में रखना है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं या कौन से रोज में रखना है जिसको हम पीरियड बोलते हैं। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया और ये चीज का आंसर उनको कैसे मिला, बाय द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। नाउ व्हाट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी? अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो सपोज मेरे पास कोई मेटल है, जैसे अभी ये मेटल, तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? चमक, लस्टर है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो वो हाउ दे रिएक्ट विद लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिस आर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को उन्होंने हर एलिमेंट का चेक किया एंड उन्होंने क्या पाया कि प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रहे हैं आफ्टर सम एलिमेंट्स। जैसे न्यूलैंड जी ने फाइंड आउट किया था कि जो प्रॉपर्टीज है आफ्टर 8 एलिमेंट्स इट वाज रिपीटिंग, बट ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वर्कआउट किया। इसी तरह मेंडलीव जी को भी ये चीज क्लिक हुआ कि जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वो कहीं ना कहीं आगे जाके रिपीट हो रहे हैं, दे आर रिकरिंग, फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो उस बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। देखते हैं हम लोग, there were the molecular formula of hydrates and oxides of the element, melting point, boiling point, density elements and their hydrates and oxides। तो ये वो पॉइंट्स थे, कौन-कौन से पॉइंट्स थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, डेंसिटी था, उसके हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स, ये सब प्रॉपर्टीज उन्होंने चेक आउट किए और उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। देखते हैं हम लोग, मेंडलीव फाउंड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। मैंने अभी जस्ट अपने सामने डिस्कस किया कि जो भी एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पर्टिकुलर इंटरवल के साथ अगेन रिपीट होती है, फिर से रिपीट होती है, फिर रिपीट होती है। तो ये उनपे क्लिक हुआ, ये लॉजिक उनको मिला जिसके वजह से अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये वो सुंदर ब्यूटीफुल अमेजिंग सा टेबल है जो मेंडलीव ने अरेंज किया था। मेंडलीव जी ने देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप सी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, हम लोग कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो है दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रीएक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एलिमेंट मेंडलीव जी ने भी हाइड्रोजन को ही प्लेस किया, सबसे छोटा एटम है ना, और उसका एटॉमिक मास उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे 1। इफ यू नोटिस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, सी द एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग। लाइक हाइड्रोजन का 1 है, देन 7, देन बेरिलियम 9.4, देन बोरॉन 11। तो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने प्लेस किया। और एक कमाल की चीज, एक्चुअली बहुत सारी कमाल की चीजें हैं इससे, लेकिन एक और चीज जो उन्होंने मेंशन की है यहाँ पे देखिए, R2
ये R2O क्या है? दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। कोई भी एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा उस कंपाउंड का, वो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर भी उन्होंने वहां पे दिया हुआ है, कमाल का। लेकिन नाउअडेज अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं R2, मतलब हम लोग इसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखते इस तरह से। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा? H2O एज पर द फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है। सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम भी इसी ग्रुप में है, तो वो भी कौन से कैसा कंपाउंड बनाएगा? इट विल फॉर्म Na2O। तो एक तरह से उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया, उसका स्ट्रक्चर भी वहां पे भी डिफाइन कर दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रेट का भी फॉर्मूला है, हाइड्रेट कंपाउंड अगर बनता है तो कैसे बनेगा? तो हम लोग सब जानते हैं मीथेन का फॉर्मूला सिर्फ उनके हिसाब से होना चाहिए था RH4, जिसको हम R के फॉर्म में लिखते हैं RH4, एंड अगर हम R की जगह पे क्या टॉकिंग अबाउट कार्बन तो वो हो जाएगा CH4, दैट इज व्हाट मीथेन। तो मतलब बहुत ही कमाल के इंसान थे वो, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उसको मेंशन आउट किया, और भी बहुत सारे कमाल की चीजें जो उन्होंने की, जो हम लोग उसको देखेंगे मेरिट्स उसके इस देखो कि क्या क्या एडवांटेजेस थे, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहले चीज उन्होंने जो की, उन्होंने एटॉमिक मास को रिवाइज किया। किसके एटॉमिक मास को? बेरिलियम के। अब तक दुनिया को लगता था मेंडलीव के डिस्क्राइब करने से पहले कि बेरिलियम का एटॉमिक मास है 14.09, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन मेंडलीव जी ने क्या किया? उसे रीडिफाइन किया और दुनिया को बताया कि उसका एटॉमिक मास 14.09 नहीं है, बल्कि कितना है? 9.4, जिसकी वजह से उसका पोजीशन बोरॉन के पहले हो गया। देखिए हमने अभी देखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, तो अगर बेरिलियम का 9.4 के बदले अगर हम पहले के जैसा लिखते 14.09 तो वो बोरॉन के बाद प्लेस होता, जो गलत हो जाता। तो इसको सही किसने किया? मेंडलीव जी ने सही किया, जिसकी वजह से बेरिलियम का जो पोजीशन है वो बोरॉन के पहले आया, दैट इज व्हाट 9.4, एंड बोरॉन का आप लोग देख सकते हैं एटॉमिक मास इज व्हाट 11। तो ये एक सबसे पहली चीज उन्होंने की, जो एक हम लोग एडवांटेज में ले सकते हैं। सेकंड चीज अगर हम देखें तो मेंडलीव ने, मतलब हमारे देश में बोलते हैं ज्योतिष होते, ज्योतिष जो प्रेडिक्शंस करते हैं ना, मतलब जो फ्यूचर देखते हैं, तो साइंस के ज्योतिष बोल सकते हैं हम लोग मेंडलीव जी को। वो सो स्मार्ट, इतने ब्रिलियंट थे वो। जैसे न्यूटन जी ने गड़बड़ क्या की कि जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सबको अरेंज करने के चक्कर में कुछ एलिमेंट्स को साथ में प्लेस कर दिया, एक ही ग्रुप में, एक ही पीरियड में, जो लोगों ने एक्सेप्ट किया, विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। लेकिन मेंडलीव जी बहुत सो स्मार्ट, सो शार्प, इतने ग्रेट माइंड थे वो, कि उन्होंने क्या किया? जितने एलिमेंट्स नोन थे उसको अरेंज तो किया, बट जबरदस्ती कहीं के लिए मैच नहीं किया। जब वो अपने लॉजिक को सेट करे थे तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि नो, दैट इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, और उन्होंने उस मिसिंग प्लेस पे अपने किसी एलिमेंट को प्लेस ना करते हुए उसको ब्लैंक छोड़ा। सिर्फ ब्लैंक छोड़ा, ये भी ठीक है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि उन्होंने किसी एलिमेंट को ब्लैंक छोड़ा, बट द पॉइंट इज दैट उन्होंने जिस एलिमेंट को ब्लैंक छोड़ा उनको नाम, उन्होंने क्या किया? उसको नाम भी दिया कि इस प्लेस पे जो एलिमेंट इन फ्यूचर जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो ऐसा कुछ होगा। चलो नाम दिया फिर भी ठीक है, लेकिन उसका एटॉमिक मास भी दिया, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिए, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दिए, सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था, जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर ही नहीं थे। चलो ठीक है, लोग अंदाजा लगाते हैं, आज हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन ये कंट्री बनाएगा, वो कंट्री बनाएगा, अब बनाएगा, तब बनाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात कब हो जाएगी कि जैसा आपने प्रेडिक्ट किया एक्सैक्टली वैसा ही हो, या उसके आसपास भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो एक्चुअल में हुआ, जिस एलिमेंट्स को मेंडलीव जी ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा प्रेडिक्ट किया था हूबहू वैसा ही एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर हुआ। दैट वाज लाइक वाओ, मतलब इतना कमाल का उनका माइंड था। तो देखिए उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेस रखे होते अपने टेबल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ उन्होंने एटॉमिक मास दिया है 44, लेकिन एलिमेंट मिसिंग है। 68 एटॉमिक मास दिया लेकिन एलिमेंट मिसिंग है। 72 एटॉमिक मास दिया लेकिन एलिमेंट मिसिंग है। तो एलिमेंट नहीं पता था, लेकिन उनके लिए ब्लैंक स्पेसेस उन्होंने ऑलरेडी वहां पे रखा था। उन्हें पता था कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट इन फ्यूचर आएगा, और उन्होंने उन एलिमेंट्स का नाम क्या देके रखा था? जैसे 44 के एटॉमिक मास के लिए उन्होंने नाम दिया था एक्का बोरॉन, फिर एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्का? एक्का इज व्हाट अ वर्ड रिलेटेड टू संस्कृत। एक्का मींस व्हाट? वन, ठीक है।
तो यहाँ तक उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रिडिक्ट की थी एलिमेंट्स के बारे में। लेकिन जब ये चीज फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनके क्या नाम रखे, बोरॉन का नाम पड़ा स्कैंडियम, एल्यूमिनियम का नाम पड़ा गैलियम एंड सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम। तो ठीक है, नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर हम इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तब तो वाओ, एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मेंडलीव जी ने जिस एलिमेंट को नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखिए, सॉरी एका एल्यूमिनियम जो उन्होंने नाम रखा था, इन फ्यूचर वो एलिमेंट मिला, उसका नाम पड़ा गैलियम। ठीक है, उन्होंने एटॉमिक मास कहा था इट वुड बी नियर अबाउट 68, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा डिफर करके वो हुआ 69.7, दैट इज आल्सो वेरी क्लोज। ये बहुत क्लोज है, इसको ज्यादा डिफरेंस ले नहीं सकते। डेंसिटी ही सेट की 5.94 होगा, देखिए कितना नजदीक उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, वो निकला 5.94। ये उनका ऑलरेडी प्रेडिक्शन था अबाउट फ्यूचर जो बहुत ही क्लोज था। उन्होंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, देखिए 30.2 बहुत लो है मेल्टिंग पॉइंट। उन्होंने क्लोराइड के साथ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन किया था जो हूबहू सेम टू सेम वही निकला। इस सेट की ECl3 होगा, जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा क्लोरीन के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड सेम वैसा ही हुआ। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड भी उन्होंने दिया था जैसा वैसा ही सेम टू सेम हुआ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, मतलब आप जस्ट एज्यूम करिए कि वो इंसान कितने शार्प और कितने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया और एज इट इज प्रेडिक्ट किया जैसा वो मिला। सो इट वाज लाइक वाओ। ठीक है, आगे देखते हैं हमने। अब एक और चीज क्या होता था कि मेंडलीव जी को भी आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस करके कुछ होंगे, बिकॉज़ ये नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस आर वेरी स्टेबल इन नेचर, सो रेयरली दे रिएक्ट, वो रिएक्ट भी नहीं करते, दे आर नॉट इजी टू फाइंड। तो उनका डिस्कवरी भी बहुत लेट हुआ। तो मेंडलीव जी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था जब वो टेबल फॉर्म करे थे, लेकिन वो इतने स्मार्ट थे कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनके टेबल को डिस्टर्ब किए बिना भी वो एलिमेंट वहां पर प्लेस कर दिए गए, एक अलग से ग्रुप बनाकर जिसको उन्होंने नाम दिया जीरो ग्रुप। मतलब सोचिए ना, बंदा कितना स्मार्ट है, कितने स्मार्ट इंसान है वो। एलिमेंट्स पता नहीं जाने नो प्रॉब्लम, लेकिन जब पता भी चले तो भी उनका वो स्ट्रक्चर, वो टेबल जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और उन्होंने एक अलग से सेपरेट ग्रुप बनाया लास्ट में, उसको नाम दिया जीरो ग्रुप, जहां पर उन्होंने नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस को प्लेस कर दिया। तो हेड्स ऑफ टू मेंडलीव जी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी मैरिज, अभी देखिए हमने कहा ना कि नोबडी इज परफेक्ट, है ना, तो मेंडलीव जी ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ उन्होंने अचीव किया, इतना ग्रेटेस्ट लाइक एग्जांपल अरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी उनकी इसमें भी रह गई थी। तो देखते हैं उनके टेबल में क्या क्या कमियां रह गई थी। सबसे पहली चीज एक कमी हो गई थी, दैट वाज कि मेंडलीव जी ने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, करेक्ट है। अब एटॉमिक मास मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा उस हिसाब से एलिमेंट अरेंज होना चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी टॉक अबाउट कोबाल्ट एंड निकल। अब कोबाल्ट और निकल की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए एटॉमिक मास 59 है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कोबाल्ट का भी 59 है, निकल का भी 59 है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि किसको पहले रखें, कोबाल्ट को पहले रखना चाहिए इन व्हाइल अरेंजिंग द टेबल या फिर निकल को। अब यहाँ पर मेंडलीव जी थोड़ा सा फंस गए कि मतलब कौन से एलिमेंट को हमें पहले रखना चाहिए, बिकॉज़ वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पे तो कोबाल्ट और निकल दोनों का ही एटॉमिक मास सेम है, तो फिर कैसे अरेंज करें। तो ये प्रॉब्लम हो गया मेंडलीव जी के पीरियोडिक टेबल में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड देखते हैं और क्या दिया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। नाउ व्हाट इज आइसोटोप्स। अभी आइसोटोप्स तो एक्चुअली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, दे रिएक्ट सिमिलर इन द फॉर्म ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, उसी एलिमेंट के से रिएक्ट करते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, दोनों अभी एक एलिमेंट है उसका कोई आइसोटोप है तो दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन अलग-अलग हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन ऑल द आइसोटोप्स। मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग-अलग है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू व्हाट, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो अलग हो जाता है बिकॉज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ईच एलिमेंट इज डिफरेंट इन आइसोटोप्स। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम एक सिंपल वो एग्जांपल लेते हैं कि आइसोटोप्स मतलब आप टाइप्स समझिए, टाइप्स, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स अगर हम बात करें तो उसमें प्लेट हो गया, चम्मच हो गया, स्पून हो गया, ग्लास एंड ऑल दिस आर टाइप्स। तो आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग-अलग होते हैं।
तो यहाँ पर मेंडेलीव जी फंस गए। कैसे फंस गए? कि मेंडेलीव जी ने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जिनके भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उन सबको एक ग्रुप में रखा, लेकिन जिनके भी एटॉमिक मास अलग अलग है उनको अलग अलग ग्रुप में रखा, सॉरी पीरियड में रखा। तो फिर अब यहाँ पर मेंडेलीव जी हैरान हो गए कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज से तो एक ही ग्रुप में आना चाहिए, लेकिन इनके एटॉमिक मास अलग अलग है आइसोटोप्स के, तो इनको अरेंज कैसे करें, इस चीज के इस क्वेश्चन में भी मेंडेलीव जी कहीं ना कहीं फंस गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The rise in atomic mass does not appear to be uniform. अब एक एग्जांपल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए यहाँ पे बीच में क्या आएगा, ट्राई करिए आपके मन में आंसर दे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचिए मन में क्या है, मुझे पता है आपके एग्जैक्टली क्लिक हो गया होगा, बहुत फास्ट आंसर आपने किया होगा आपके माइंड में। हम सबको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा और इसके अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता, हमें पता है। जबकि ये क्वेश्चन आपने खुद ने लिखा नहीं, फिर भी आपको पता है कि यहाँ पर 8 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, नो अदर नंबर विल कम एक्सेप्ट 8। व्हाई? बिकॉज़ सी देयर इज एन कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी नंबर। हर नंबर के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस है 2 का। गेटिंग? तो आपको पता है कि यहाँ से 2 का डिफरेंस लेंगे तो 8 आएगा और 8 से 2 का डिफरेंस लेंगे तो 10 आएगा, मींस एक ही नंबर इसके बीच में आएगा, जो चीज मेंडेलीव जी के टेबल में मिसिंग था। अगर आप मेंडेलीव जी का पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो वहां पे जो एटॉमिक मास है ना उनके बीच में कोई यूनिफॉर्म ऑर्डर नहीं है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन का 1 था, तो उसके बाद डायरेक्ट लिथियम का 7 है ना, फिर 9.4, फिर 11, तो मतलब कोई ऑर्डर नहीं, कोई फिक्स डिफरेंस नहीं। तो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि इन फ्यूचर हर एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे। हम लोग कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इन 2 एलिमेंट के बीच में कोई एलिमेंट आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितने आएंगे। तो ये एक चीज और प्रॉब्लम मेंडेलीव जी के पीरियोडिक टेबल में हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या दिया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके क्या कंफ्यूजन था, क्या प्रॉब्लम था मेंडेलीव जी के टेबल में, चलिए देखते हैं डायग्राम में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करता है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। वही सेम प्रॉपर्टीज सोडियम की भी है। Similarly, sodium is also reacting with calcium. Similarly, sodium is also forming oxide and similarly sodium sulfur से react कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेट कर रहा है, सोडियम के साथ। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिमेंट की बात करें, अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो हाइड्रोजन हमेशा 2 के फॉर्म में होता है, H2, और सेम फार्मूलास होते हैं हैलोजेंस के लिए भी, लाइक क्लोरीन के लिए Cl2 होता है, क्लोरीन के लिए F2 होता है ना, होता है कि नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया कि कहां पे मैच करें। अब हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो उसको सोडियम वाले टेबल पे रखें, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में रखें, या फिर उसको हम लोग 7th ग्रुप में रखें, बिकॉज़ वो हैलोजन वाली प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मेंडेलीव जी को हो गई, जिसका आंसर वो शायद नहीं दे पाया उस टाइम पे। तो यही डीमेरिट आ गया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहां पे होना चाहिए। तो दिस वर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। आई होप आप लोगों को समझा है, बहुत ही इजी कांसेप्ट था। न्यूलैंड जी ने बहुत कोशिश की, मेंडेलीव जी तो ग्रेट थे, कमाल थे, लेकिन फिर भी कुछ कमियां उनके टेबल में रह गई, जो आगे चल के किसने सॉल्व किया, कैसे फाइंड आउट हुआ और आगे कौन सा टेबल डेवलप हुआ, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आज का वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया है, मजा आया है या कुछ भी नॉलेज मिला है, कुछ सीखने मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।